नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की राज व्यवस्था के बारे में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 1600 से लेकर 1947 तक भारत की उस संपूर्ण व्यवस्था और संपूर्ण जो राजनीतिक जो विचारधाराएं रही या जो शासन व्यवस्थाएं रही उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक भारत की जो यात्रा है उस यात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के भारत में आगमन से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। एक व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली नाविक था। 3 बार वो भारत में आया था। 2 बार वो भारत में व्यापार करने के माध्यम से आया था। 1 बार वो पुर्तगाल का जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल बन के आया था। तो जो वास्को डी गामा है, जो व्यापार करके जो पुर्तगाल यहां से लेके गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि देखो एक व्यक्ति जो पुर्तगाली नाविक है वास्को डी गामा, वो भारत से कितना मुनाफा कमा के लेके आ रहा है। और जो वास्को डी गामा जो मुनाफा कमा के लेके जाता था, जो प्रॉफिट का जो दर थी वो लगभग 200 गुना थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1598 ईस्वी में अपनी महारानी से भारत में आने के लिए परमिशन मांगती है कि हम देखो वास्को डी गामा को देखो कितना मुनाफा कमा के लेके आया है, हम भी व्यापार करने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं, हम भी व्यापार करने के लिए भारत में जाना चाहते हैं। तो महारानी ने कहा कि बीच में स्पेन पड़ता है और स्पेन की नेवी बहुत जो है कठोर है, बहुत मतलब ताकतवर है, तो वो आपको बीच में लूट लेगी, आपको जाने नहीं देगी। तो 1598 ईस्वी में उसने उसको क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया और उसे ये कहा कि आप अपनी ताकत बढ़ाइए और आप स्पेन से मुकाबला करने की जो है हैसियत से अगर आप जाओगे तो मुकाबला करोगे तब आप आगे जा पाओगे, नहीं स्पेन आपको आगे जाके नहीं देगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रिपेयरिंग करती है, तैयारी करती है और 1599 ईस्वी में उसको क्या मिल जाती है, महारानी से अनुमति मिल जाती है। बीच में स्पेन पड़ता है। स्पेन की जो आर्माडा है, नेवी है, वो बहुत ताकतवर होती है। दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है और युद्ध की स्थिति बनने के बाद में दोनों के बीच में एक सहमति बनती है कि आप व्यापार करने के लिए जो है पश्चिम में चले जाइए और हम व्यापार करने के लिए पूर्व में चले जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम व्यापार करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, पूर्व में चले जाते हैं, और आप व्यापार करने के लिए कहाँ चले जाइए, आप व्यापार करने के लिए पश्चिम में चले जाइए। स्पेन के बीच में और ब्रिटेन के बीच में क्या बन जाती है, सहमति बन जाती है। और फाइनली 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार करने के लिए कहाँ पहुंच चुकी होती है, भारत में पहुंच चुकी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय भारत में व्यापार करने वाली कंपनियों में एकाधिकार था, यानी कि कोई भी कंपनी उस समय भारत में व्यापार करने नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है भारत में क्या करनी आई थी, व्यापार करने आई थी। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है, उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। उस समय मुगल हमारे देश में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये देखती है कि धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाते हुए धैर्य की नीति को अपनाती है, पैसेंस रखती है, और पैसेंस भी बहुत लंबे समय तक रखती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है भारत में 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी से लेकर 1707 तक, क्योंकि 1707 में क्या होता है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में जो मुगल शासन है वो मुगल शासन क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और मुगल शासन कमजोर पड़ने के कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का क्या होने लग जाता है, पतन होने लग जाता है। फिर 1757 ईस्वी में क्या करती है, 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध हो जाता है मुगलों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, या ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। उस युद्ध के अंदर जो है मुगलों की बहुत बुरी तरह से हार होती है। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये दोनों युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटेन ने या अंग्रेजों ने मुगलों का लगभग अस्तित्व क्या कर दिया था, समाप्त
कर दिया था। मुगलों की व्यवस्था को उन्होंने कमजोर तो पहले ही कर दिया था और दोनों युद्धों के माध्यम से उन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। अब धीरे धीरे मुगलों की व्यवस्था तो खत्म हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन का हमारे देश के ऊपर क्या हो गया, कब्जा हो गया। धीरे धीरे व्यापार करते करते देश की संपूर्ण व्यवस्था को उन्होंने अपने नियंत्रण में या अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर 1773 में जब पूर्ण रूप से उनका एकाधिकार भारत में हो जाता है, मुगलों का पतन पूर्ण रूप से हो चुका होता है, उस समय वो क्या बनाते हैं, एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है, आपको पता है कि भारतवासियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कभी भी युद्ध नहीं हुआ। उन्होंने भारतवासियों को देखा और समझा और उन्हें देखा कि भारत वाले लोग बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं और उनसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हम नियमों के माध्यम से भारत में क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने रूल बनाए, उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, उन्होंने नियम बनाए। जो पहली बार जो उन्होंने नियम व्यवस्थाएं बनाई, उन नियम व्यवस्थाओं को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि भारत को संचालित करने के, चलाने के लिए जो पहली बार नियम व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई वो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1853 में फिर वो एक बना देते हैं चार्टर एक्ट, यानी कि चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसमें देश को संचालित करने के लिए नियम बनाए जाते थे और 20 साल बाद में उन नियमों में क्या किया जा सकता था, परिवर्तन किया जा सकता था। एक बार अगर चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम बना है तो लगभग उसके नियम व्यवस्थाएं कितने साल तक रहते थे, जो है 20 साल तक रहते थे। इससे पहले भी 2 चार्टर अधिनियम रहे, एक जो है 1813 का रहा और एक 1833 का रहा। 2 चार्टर अधिनियम इनके रहे और मैंने अभी भी कहा कि लगभग 20 साल तक एक बार जो नियम व्यवस्थाएं बनाई वो 20 साल तक रहते थे। तो 1853 में उन्होंने क्या बना लिया, चार्टर अधिनियम बना लिया। जो चार्टर एक्ट उनका था, अधिनियम था, उस अधिनियम के माध्यम से भारत के जो लोग थे वो मतलब कानूनों में, व्यवस्थाओं में नहीं रहे थे। तो कानून जो व्यवस्थाएं थी वो उनको बहुत बोझ लगती थी या बंदिशें उनको लगती थी, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी जो व्यवस्थाएं भारतवासियों को तानाशाही लगती थी, या यूं कह सकते हैं कि उनकी तानाशाही जो है चरम के ऊपर पहुंच चुकी थी। उस चरम के ऊपर पहुंचने के कारण भारतवासियों में रोष पैदा हो गया और उस रोष के कारण उनको, उनके कानूनों को भारतवासियों ने तोड़ दिया। और यूं कहते हैं ना कि जो पानी है वो सिर के ऊपर निकल चुका था। भारत के लोग जो है अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी जो बर्दाश्त करने की जो सीमाएं थी, वो बर्दाश्त करने की सीमाएं संपन्न हो चुकी थी। अब जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो 1857 में क्या हो गई, क्रांति हो गई। भारत और ब्रिटेन के विरुद्ध एक क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, जो एक टर्निंग पॉइंट था भारत और ब्रिटेन के बीच में। ये कहा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो इस दिन ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका अस्तित्व भी खतरे में आ गया था, उसका अस्तित्व भी संपन्न हो गया था। 1857 की क्रांति से जो है भारत की जो व्यवस्थाएं थी, उन भारत की व्यवस्थाओं को ब्रिटेन की जो राजा या रानी थी उनके हाथों में डायरेक्ट आ गया था। यानी कि भारत का जो शासन था वो अब तक किसके हाथों में था, 1857 तक, 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। 1857 की क्रांति होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थाएं ब्रिटेन की रानी के हाथ में आ चुकी थी। बात को समझने की कोशिश करना, पहले भारत के ऊपर कौन शासन कर रहा था, कौन काम कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी थी जो भारत में क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी और व्यापार के माध्यम से भारत में क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के इस विद्रोह के कारण, इस 1857 की क्रांति के कारण भारत वाले उनके विरोध में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन की महारानी जो है इस भारत की राज व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेती है। इसको क्राउन का शासन भी बोलते हैं कि उस समय जो है ब्रिटेन में किसका शासन आ गया था, क्राउन का शासन आ गया था। ब्रिटेन ने कहा कि कोई बात नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर आप खुश नहीं हैं और ये अगर आपके साथ में ठीक काम नहीं कर रही है तो हम जो है आपकी बात को सुनेंगे और ठीक प्रकार से क्या करेंगे, शासन संचालित करने की कोशिश करेंगे। हाँ, फिर धीरे धीरे भारत के लोगों में जागरूकता भी आ गई थी और जागरूकता के कारण संगठन बनने लगे थे और फाइनली धीरे धीरे भारत के लोगों में जब जागरूकता आई, एकता आई, तो उन्होंने भी शासन की दिशा में कदम उठाने क्या करे, शुरू किए।
और फाइनली 1885 में उदारवादी विचारधारा के साथ जो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस जो ह्यूम थे, उन्होंने किसकी स्थापना की? कांग्रेस की स्थापना की। यानी कि 1885 में भारत में किसकी स्थापना हो जाती है? कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कौन सी विचारधारा के साथ में इसकी स्थापना होती है? उदारवादी विचारधारा के साथ में इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने क्या की थी? स्थापना की थी। इस जो है कांग्रेस के जो उदारवादी व्यक्ति थे, उस उदारवादी व्यक्तियों में एक महान व्यक्ति दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रानाडे, फिरोज साहब मेहता, ये सब व्यक्ति किस में थे? कांग्रेस में थे। और उदारवादी विचारधारा के साथ में उन्होंने कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों की भीड़। और ये जो कांग्रेस शब्द है, ये दादाभाई नौरोजी जो है अमेरिका जो है, अमेरिका की तर्ज के ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो संसद है, उस संसद का नाम है कांग्रेस। और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों की भीड़। और जब इसकी स्थापना हुई तो इस नाम को दादाभाई नौरोजी ने ही जो क्या रखा था? भारत की जो संगठन बना था, तो उस विचारधारा का नाम क्या था? कांग्रेस था। तो 1885 में किसकी स्थापना हो गई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। और कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। और किस विचारधारा के साथ में स्थापना हुई? उदारवादी विचारधारा के साथ में स्थापना हुई, जिसमें कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रानाडे, फिरोज साहब मेहता आदि व्यक्ति इसमें क्या थे? शामिल थे। यानी कि 1885 में किसकी स्थापना हो जाती है? भारत में पहली बार एक दल बन जाता है। राजनीति में कदम रखने की शुरुआत भारत में हो चुकी थी। फिर समय बीतता गया और जो है अंग्रेजों ने ये देखा कि धीरे धीरे भारत की जो कांग्रेस है वो बहुत मजबूत होती जा रही है, या भारत में रहने वाले जो हिंदू मुस्लिम है उनमें बहुत अधिक हद तक भाईचारा हो गया है, और जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे खतरा लगने लगा था। भारत की एकता से वो डरने लगे थे। तो भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने एक नीति अपनाई, और उन्होंने बंगाल का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन किसने किया? बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में उन्होंने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। फूट डालो और राज करो नीति को अपनाकर उन्होंने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिमों को उन्होंने अलग करने का क्या किया? प्रयास किया। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो एक पार्टी और बन गई। 1906 में एक पार्टी तो थी ही कांग्रेस, जो उदारवादी विचारधारा के साथ में थी। बंगाल का विभाजन होने के कारण मुसलमानों ने क्या बना ली? अपनी एक पार्टी और बना ली। जो उन्होंने पार्टी बनाई उसका नाम था मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की स्थापना की आगा खां। आगा खां ने क्या की? मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया और 1906 में मुस्लिम लीग की क्या हो गई? स्थापना हो गई। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां ने की। इन दोनों घटनाओं के कारण 1907 में जो कांग्रेस की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा में भी क्या हो गया? विच्छेद हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हम 1885 से लेकर 1907 तक आ गए हैं, हमें अंग्रेजों ने क्या दिया? हमें अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं दिया है। हमें उदारवादी विचारधारा को छोड़कर उनका विरोध करना होगा। हमें प्रार्थना पत्रों की नीति, स्मृति पत्रों की जो नीति है, याचना की जो नीति है, मांग करने की जो नीति है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम जो चाह रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और इसी विचारधारा के साथ हमें वो नहीं मिला है अब तक, जो हमें अब तक मिल जाना चाहिए था। उदारवादी विचारधारा के व्यक्तियों ने ये कहा कि बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया है और हम उनके पास में अनेक प्रकार की मांगे रखते हैं और वो हमारी कुछ मांगों को कम से कम पूरा करते हैं। ये विरोध करने का समय नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो
कांग्रेस में कुछ उदारवादी व्यक्ति थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये जो व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस विचारधारा के साथ में काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप इस विचारधारा के साथ में काम नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन हम उदारवादी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे। तो जब उदारवादी विचारधारा को नहीं छोड़ा गया तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, मुख्यतः बाल गंगाधर तिलक ने जो है इस विचारधारा को क्या कर दिया, अलग कर दिया, जिसके कारण जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। 1885 में उदारवादी विचारधारा के साथ में जो कांग्रेस बनी थी, 1907 में उस कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। कांग्रेस कितने भागों में बट गई, कांग्रेस 2 भागों में बट गई। किस कौन कौन सी, एक जो उदारवादी विचारधारा शुरू से चल रही आ रही थी वो, और एक जो दूसरी विचारधारा बन गई वो उग्रवादी विचारधारा, या यूं भी कह सकते हैं 2 दल बन गए, एक नरम दल बन गया और एक गरम दल बन गया, एक नरम दल और एक गरम दल, यानी कि कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन होने के बाद में जो उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे वो अपने तरीके से अपने ढंग से आजादी के लिए लड़ने लगे, और उदारवादी विचारधारा के जो व्यक्ति थे वो अपनी जो चली आ रही विचारधारा के माध्यम से अंग्रेजों के समर्थन से साथ से आजादी के लिए, अपने हितों के लिए लड़ने लगे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और बुरी तरह से ब्रिटेन के ऊपर जो है हमला हुआ, और ब्रिटेन और जो है अनेक देशों के बीच में जर्मनी जापान ने भी उनके ऊपर जो है अटैक किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन की स्थिति भी क्या हो गई, थोड़ी खराब हो गई। और इस खराब स्थिति के चलते उन्होंने ये आश्वासन दिया भारत में रहने वाले मुसलमानों को कि जो आपके जो खलीफा का पद है तुर्की में हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने तुर्की में रहने वाले मुसलमानों को आश्वासन दे दिया कि हम आपका जो खलीफा का पद है उस खलीफा के पद को समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध बाद में ऐसा नहीं हुआ। युद्ध बाद में उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1915 में महात्मा गांधी भी भारत आ चुके हैं। ये देखो वक्त किस प्रकार बदल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, जिसके कारण ब्रिटेन उधर जो है लड़ रहा है और इधर जो है उनकी स्थिति इधर भी खराब हो रही है। 1915 में, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय कहाँ गए, साउथ अफ्रीका में गए हुए थे, जहां वो एक जो केस के सिलसिले में गए हुए थे। एक भारत में उनको एक केस मिला था, जो केस लड़ने वो कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका में गए हुए थे। और 1915 में महात्मा गांधी कहाँ आए थे, भारत में। फारूक अब्दुल्ला नामक एक कंपनी थी, और उस फारूक अब्दुल्ला नामक कंपनी का केस लड़ने के लिए वो कहाँ गए हुए थे, साउथ अफ्रीका में गए हुए थे। और 1915 में वो वापस कहाँ आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। 1915 में जो है महात्मा गांधी का भारत में क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। महात्मा गांधी भारत में आए और 1922 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या चला दिया, असहयोग आंदोलन चला दिया। उन्होंने कहा कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कारणों के चलते हुए उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा, जो है स्थगित करना पड़ा। और स्थगित करने की का जो सबसे बड़ा कारण था वो चोरी चोरा कारण था, जिसके कारण जो है लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, जिसके कारण इनकी जो अहिंसावादी जो गतिविधियां हैं उनको ठेस पहुंची, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फिर 1930 में उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया है कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। फिर 1942 में फाइनली उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया, और भारत छोड़ो आंदोलन एक अच्छा प्रयास उनका था, जिसकी वजह से काफी हद तक पूरी परिस्थितियां बदल चुकी थी, और लगभग जो है भारत के पक्ष में जो मामला आ चुका था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया था। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला, और सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते ही ब्रिटेन की स्थिति वहां क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, क्योंकि जर्मनी और जापान जो हिटलर था वो बुरी तरह से ब्रिटेन को मार रहे थे। उसकी वजह से उनको सेनाओं की आवश्यकता थी, और भारत की सेनाओं की उन्होंने क्या की थी, मांग की थी। उस कारण जो है ना तो ठीक ढंग से ब्रिटेन को चला पा रहे थे और ना ठीक ढंग से वो भारत को चला पा रहे थे, जिस वजह से जो गांधी जी का जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसका काफी फायदा मिला। और फाइनली 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को
भारत क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाता है। और आजादी के मायने ऐसे नहीं है कि हम हमारे बीच में और उनके बीच में कोई युद्ध हुआ है और युद्ध के कारण हम क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के माध्यम से सिस्टम क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। अंग्रेजों की हालत खराब भी हो गई थी, जिसके कारण उनको मजबूरन भारत को क्या करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। और आगे का जो टॉपिक रहेगा वो संविधान से संबंधित रहेगा कि कब कब संविधान की मांगें उठी और किस किस प्रकार संविधान को जो है मांगों के साथ साथ संविधान की दिशा में हम सोचने लगे और कब कब संविधानों की मांग उठती गई और किस प्रकार हमारे को संविधान निर्माण की अनुमति मिली और किस प्रकार हम अपना संविधान बना पाए, किस प्रकार हम आजाद हो पाए और किस प्रकार हम गणतंत्र हो पाए और किस प्रकार हम आज का जो भारत है उस भारत को हम चला पा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था और 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक भारत की आजादी तक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और ऐसे बने रहिए हमारे साथ अगर आप रोचक तथ्यों को जानने की अगर इच्छा रखते हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे भी कि बहुत बारीकी से मैं जो चीजें हैं आपके सामने रख सकूं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो संविधान से संबंधित रहेगा, जरूर आप देखें। धन्यवाद।